हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्योम क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला है कि देखते हैं ये लोग कहाँ से लिया गया ये। तो भारत के संविधान का जो ये भाग 4 है, ठीक है। तो भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशकों का प्रावधान किया गया है। तो चलिए एक करके देखते हैं कि किसमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहला अनुच्छेद है 36। इसमें क्या दिया है? राज्य की परिभाषा। यहाँ राज्य के शब्द की वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में है। यानी कि राज्य शब्द को परिभाषित भाग 3 में किया गया है, जो आपके मौलिक अधिकार हैं उसमें, ठीक है, आर्टिकल 12 में। तो जो परिभाषा उसमें दी गई है वही सेम परिभाषा यहाँ भी लागू होती है। तो इसमें यानी 36 में क्या है? राज्य के बारे में दिया गया। राज्य क्या क्या परिभाषित करता है? वो भाग 3 के आर्टिकल 12 में गिवन है, ठीक, मौलिक अधिकार के, ठीक है। तो क्या आर्टिकल 36। इसके बाद आर्टिकल 37, इसमें थोड़ा सा एक प्रावधान है। चलिए देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो इसमें 3 मुख्य बातें कही गई हैं। तो पहली है कि स्टार्ट में दिया हुआ है कि नीति निर्देशकों के उपवन न्यायालयों द्वारा लागू नहीं होंगे। यानी कि इसमें गिवन है कि जो नीति निर्देशकों में जो भी उपवन गिवन है उसमें हम न्यायालय में आप उसके लिए अपील नहीं कर सकते हैं। वो राज्य पर डिपेंड है, वो आपको दे चाहे ना दे, आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो यानी कि न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं आप, तो न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत है, यानी जो इसमें गिवन है उससे देश और राज्य को चलाने में मदद मिलती है। तो पर लागू नहीं किए सकते, लेकिन आप उसके संचालन के लिए हेल्पफुल हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि राज्य का कर्तव्य है कि इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करें। यानी कि इन सिद्धांतों को कैसे लागू कर सकता राज्य? कानून बनाकर। और भिन्न भिन्न समय में राज्य ने कानून बनाया। जैसे जैसे राज्य सक्षम हुए हैं उन्होंने नीति निर्देशकों के आधार पर कानून बनाए और उनको लागू भी करवाया है, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 37। अगला देखते हैं आर्टिकल 38। इसमें क्या गिवन है? इसमें आपका दे रखा है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यानी कि जो राज्य है वो लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था की निर्माण करेगा। यानी कि लोक व्यवस्था बने रहे और उसमें बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था करेगा, ठीक है। आर्टिकल 38। अभी तो 3 पॉइंट, ये 3 आर्टिकल हो गए, 36, 37, 38। अब जो DPSP के मेन आर्टिकल हैं वो यहाँ से चालू होते हैं आपके 39 से। यहीं से पूछे हुए जाते सारे कि आर्टिकल 39 में क्या क्या गिवन है और क्या आगे के, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको ध्यान से सुनिएगा। तो आर्टिकल 39 इसमें क्या है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं, 5 पॉइंट हैं। इनको वन बाय वन देखिए, मैं ट्रिक के साथ बताऊँगा, आपको याद हो जाएगा। तो पहला है इसमें ए। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अगर संविधान में कहीं भी स्मॉल ए गिवन है तो यानी कि वो संविधान का भाग था। अगर कैपिटल ABCD गिवन है तो यानी कि वो बाद में अमेंडमेंट यानी कि संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो कैपिटल ABCD दिखे यानी कि वो बाद में ऐड किए गए, और स्मॉल ABCD है यानी कि वो संविधान में पहले से ही मूल संविधान में थे, ठीक है। तो ये बात है। तो यहाँ पे स्मॉल ए यानी कि पहले से 5 पॉइंट थे उसमें। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला 39 का ए है, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। यानी कि सभी को समान साधन मिलने चाहिए। तो यानी कि सभी को, यानी कि ए स्मॉल ए यानी कि ए से ऑल बनता है, तो यानी कि सभी को, तो सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। तो स्मॉल ए से ऑल यानी कि इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ऑल यानी कि सभी को समान साधन मिलना चाहिए, ठीक है। और बी, अगला बी है, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण। यानी कि इसमें सेंट्रलाइजेशन, यानी कि सॉरी, बी से भौतिक, देखिए इसमें बी है, बी से भौतिक यानी भौतिक संसाधन जितने हैं उनको समान वितरण करना चाहिए, ठीक है, ये। और सी से धन उत्पादन के साधनों का
केंद्रीकरण रोकना, मतलब कि कोई भी संसाधन उत्पादन है, धन वगैरह जो पैसा वगैरह, उसका केंद्रीकरण रोकना, नहीं कहीं पे भी एक ही जगह सेंट्रलाइज ना हो जाए। तो यानी सी से सेंट्रलाइजेशन, यानी कि केंद्रीकरण, यानी कि सबको समान टाइप से बट एक ही जगह ना इकट्ठा, किसी को एक ही आदमी बहुत अमीर ना हो जाए, सभी साधन एक ही आदमी को नहीं मिल जाए, इसे कहते हैं केंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण को रोकना, यह सी। और 39 का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फोर्थ, ये थोड़ा पूछा आता है 39 का 4, यानी कि पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि समान कार्य के समान वेतन किस में वर्णित है? 39 का 4 में। तो इसको कैसा करेंगे? डी, यानी कि डिफरेंस, यानी कि नो डिफरेंस, यानी किसी में भेदभाव नहीं करना है स्त्री पुरुष में, तो नो डिफरेंस। तो डी से डिफरेंस याद रखें, नो डिफरेंस, ठीक है, याद रखें। ई से कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति, बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण, ठीक है। तो बालकों के अवस्था को दुरुपयोग संरक्षण, यानी कि बालकों को गलत राह पर जाने से रोकना, उनको उनकी अवस्था जो है उसका दुरुपयोग नहीं करना, यानी कि बालकों को क्या कहते हैं, शक्ति बढ़ाना, यानी कि ई से इम्पावर, ई से इम्पावर मतलब शक्ति, तो यानी कि चाइल्ड इम्पावर, बच्चों की शक्ति में वृद्धि करना, कर्मकारों के स्वास्थ्य के लिए भी देख रेख करना। तो ये ईस होगी, एम्पावरिंग, बढ़ाना किसी चीज़ को, तो कर्मकारों का स्वास्थ्य और शक्ति और बालकों के अवस्था के दुरुपयोग को संरक्षण करना, ठीक है। ये हो जाएगा ई से एम्पावर, याद रखेंगे, एम्पावर यानी कि किसी चीज़ को किसी में वृद्धि करना, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति में वृद्धि करना, ठीक। अगला है एफ। एफ में क्या है? बालकों के स्वास्थ्य विकास, उसमें कर्मकारों को, ई में था कर्मकारों का स्वास्थ्य विकास, इसमें बालकों का स्वास्थ्य विकास दे रखा अलग से, यानी कि के अवसर, यानी कि उनको यानी एफ से फ्री, यानी कि मुक्त विकास करना, उनको फ्री विकास करने देना, उन पर कोई प्रेशर नहीं करना। तो बालकों को एक स्वास्थ्य विकास, यानी कि फ्री विकास, यानी कि अपने अनुसार वो जी सकते हैं, तो फ्री मुक्त विकास, एफ से फ्री ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा। आगे अगला है 39 का ए कैपिटल है, देखिए ये कैपिटल ए लिखे हुए नहीं, यानी कि ये बाद में अमेंडमेंट के करके जोड़ा गया है। तो इसमें देखते हैं 39 ए में क्या दिया है, इसमें समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान, यानी कि पहले क्या था, जोड़ा कब गया? 42वें संविधान संशोधन 1976, यानी कि इंदिरा गांधी के टाइम का जोड़ा गया है ये। इसमें पहले क्या हुआ करता था, हमारे भारत में कानूनी सहायता लेना बहुत महंगा हुआ करता था, कोर्ट में जाना, वकीलों को करना, वो बहुत महंगा हुआ करता था। तो इसको देखते हुए कि जो हमारा संविधान का मेन मोटिव है वो पूरा नहीं हो पा रहा है कि हर तबके तक पूरी सहायता पहुँचे, तो गरीब आदमी न्याय की मांग कर ही नहीं पाता था, क्योंकि इतनी महंगा न्याय था, वहाँ तक जाना, वकील महंगे करना, और क्या कहते हैं, इतना पैसा खर्च करना, वो तो इतना महंगा होता है। इसीलिए 39 ए अमेंडमेंट करके 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये आर्टिकल ऐड किया गया कि सभी को न्याय मिलेगा, वो भी निःशुल्क मिलेगा, सबको सहायता दी जाएगी, अगर आपके पास पैसे नहीं, आपको सरकारी वकील किया जाएगा, ये सब आपको, यानी कि कोई अमीर आदमी, अब ये नहीं कि अमीर आदमी है तो आप न्याय करके बच जाए, महंगा वकील कर लेंगे, और गरीब आदमी कुछ भी है उसमें वो अपना मतलब कि अपने अपने खिलाफ अपने लिए वो ही नहीं कर पाएगा, न्याय के लिए आवाज़ ही नहीं उठा पाएगा। तो इसलिए फ्री कर दिया गया सबके लिए, कि सबके लिए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, नहीं सबको, आप कितने भी गरीब हैं कोई मतलब नहीं, आपके पास पैसे नहीं है, सरकार आपको वकील देगी, आप अपना जो है केस वकील को बताइए और वो आपके लिए केस लड़ेगा, सरकारी वकील रहेगा। तो इससे हर गरीब आदमी तक का न्याय पहुंचने में बहुत हेल्प मिली। तो ये बहुत अच्छा 39 ए अमेंडमेंट किया गया था 42 संशोधन 1976 हुआ, ठीक है। तो ये जोड़ा गया, पहला DPSP में पहला ये अमेंडमेंट किया गया था। आगे 40वां देखते हैं, इसमें क्या कहा गया था, इसमें राज्य के राज्य ग्राम पंचायत गठन का प्रयास, यानी कि ग्राम पंचायतों गठन का प्रयास। तो ये पूछा था आर्टिकल 40 जो है गांधी जी के सपनों का एक तरीके से आर्टिकल था। गांधी चाहते थे कि पंचायतों का गठन किया जाए, पंचायत को ज़्यादा से ज़्यादा वो दिया जाए, बढ़ते जाए, तो एक तरीके से गांधी जी के सोच पे डिपेंड था ये। तो यानी कि 40वां भी बहुत रहता है ग्राम पंचायतों का गठन, किस में आर्टिकल में? आर्टिकल 40 में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये 3 आर्टिकल आप एक साथ मिला के पढ़ेंगे तो जल्दी आपको समझ में आएगा ये तीनों आर्टिकल। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 41। इसमें क्या है, राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकारों को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा, यानी कि जो राज्य जो है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता है, 3 चीज़ें रखें इसमें, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता। राज्य आपको काम प्रोवाइड कराएगा, शिक्षा देगा
और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार आपके पास है। इसके लिए राज्य आपके लिए उपबंध बनाएगा, अधिकारियों को प्राप्त करने के लिए उपबंध बनाता रहेगा। तो राज्यों ने इसके इसके इस आर्टिकल के तहत कानून बना के आपको बहुत सारे काम दिए। इसमें एक एग्जांपल मनरेगा, तो ये इसी आर्टिकल के तहत आपको मनरेगा सरकार देती है। और शिक्षा पाने का, सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, ये सब इसी में इंक्लूडेड है। ठीक है। और अगला 42, इसमें क्या दे रखा है कि राज्य काम की न्याय संगत और मनोविच दिशाओं तथा प्रोत्साहित सहायता के प्रदान करेगा। यानी कि पहले में क्या था, आपको काम दिया, ठीक है, पहले में आपको काम दिया 41 में आर्टिकल, और 42 में क्या कह रहे हैं कि अब काम करने की दशाएं, न्यायोचित दशाएं होंगी। यानी कि पहले आपको काम दे रहे हैं 41 में, 42 में क्या कह रहे हैं, हम आपको अब काम तो आप दिया है, अब उस काम को करने के लिए दशाएं भी अच्छी होनी चाहिए। नहीं कि कहीं भी भट्टी में पड़े हैं आप सही से काम नहीं कर पाए, तो न्यायोचित दशाएं भी दे रहा है आपको कि आप अच्छे से अपना काम कर सकें। तो 41 से काम दिया, 42 में उस काम करने की अच्छी दशाएं दे रहे हैं, मतलब कि इन्वायरमेंट अच्छा दे रहे हैं आपको। और इसमें एक और है प्रसूति सहायता, यानी कि जो गर्भवती महिलाओं के लिए जो छुट्टियां जो राज्य देता है, जो गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं महिलाएं, उनको 6 महीने जो भी छुट्टियां देता है सरकार, तो ये किस किस तहत देते हैं सहायता, यानी कि गर्भवती महिलाओं को सहायता आर्टिकल 42 के तहत ही राज्य गर्भवती महिलाओं को सहायता देता है। तो इसमें दिया है प्रसूत महिलाओं प्रति सहायता के लिए प्रावधान। ठीक है, तो 42 में, तो 41 में काम दिया, 42 में न्यायोचित दशाएं दी, और 43 में क्या करेंगे, मजदूरी भी आपको सही देनी चाहिए। यानी काम दिया, फिर न्यायोचित दशाएं दी। अब आपका क्या कह रहे हैं 43 में, राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा। यानी कि फर्स्ट 41 में काम दिया, 42 में दशाएं दी काम करने के लिए, 43 में आपको वेतन भी सही मिलना चाहिए, उचित मजदूरी मिलनी चाहिए आपको, उचित मजदूरी। ठीक है, 3 लाइन से पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योग यानी कि जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देने का प्रयास करेगा राज्य। तो ये 3 लाइन हो गए। अब आगे देखते हैं 40, इसमें थोड़ी 2 अमेंडमेंट किए गए थे। 43A 43B जोड़ा गया था। तो 43A में क्या है, राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। ठीक है, तो यानी कर्मकार जो हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। नहीं कि वो काम कर रहे हैं तो उनसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, उनसे भी कुछ भागीदारी लिए कैसे काम को बढ़ावा करें, जो भी आपका सुविधाएं चाहिए तो उनसे भी भागीदारी ली जाएगी। तो सुनिश्चित करने कब जोड़ा गया था, बड़े संविधान 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 उसी की था, जैसे आर्टिकल 39A जोड़ा गया था, सेम उसी टाइम ये भी। अगला है 43B, ये इंपॉर्टेंट है, ये समय थोड़ा चर्चा में है, तो इसको याद रखिएगा, सहकारी समितियों का प्रोत्साहन। ये 43B किस में जोड़ा गया था, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, सहकारी समितियाँ। तो इसके बारे में कुछ जानकारी मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो 43B है, इसमें सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। ये भाग 9B में भी गिवन है। इसमें रिसेंटली मंत्री हैं, सहकारी मंत्री अमित शाह हैं। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये नया मंत्रालय बनाया गया है, सहकारी मंत्रालय। तो ये अभी रिसेंटली बनाया नया, सबसे नवीनतम मंत्रालय सहकारी मंत्रालय है। तो इसके मंत्री कौन है, अमित शाह हैं। तो इस आर्टिकल 43B के तहत, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसीलिए अगला है 44, आर्टिकल 44। इसमें क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान सिविल संहिता। है तो गोवा में लागू है, आपको पता ही, और उत्तराखंड में लागू करने के बाद भी कही जा रही है अभी रिसेंटली में, तो गोवा में लागू है। यानी कि संपूर्ण भारत में नागरिकों को समान सिविल संहिता लागू, यानी सबका यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है सब पे एक ही कानून लागू होगा। कोई भी आप किसी धर्म के पालन करने वालों सब पे सेम सिविल कोड लागू होगा। तो 44 हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब 45 से देखिए, 45 में क्या कहा गया, राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख शिक्षा और प्रबंधन करेगा। यानी कि जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी देखरेख राज्य शिक्षा का प्रबंधन करेगा, बाल्यावस्था का, जैसे मिड डे मील वगैरह रहता है, और जो बच्चों के आंगनबाड़ी में बच्चों को दलिया वगैरह बांटी जाती है, खाने खिला पिला के ध्यान रखा जाता है उनको, और चीज़ें बांटी जाती है खाने पीने की, वो सब किससे, आर्टिकल 45 के थ्रू ही दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इसको ट्रिक के साथ करें, 45 है तो इसको 45 कर सकते हैं, 4 + 5 यानी कि 9, 9 से नवजात, 9 से नवजात ऐसे याद रख सकते हैं, 9 से नवजात, नवजात यानी कि जो नवजात बच्चों के बारे में, यानी कि जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है, अगला है 46 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 46 में, राज्य अनुसूचित जाति या जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों
हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। इसको कैसे याद रखेंगे? 6 से 46, 6 से छूटे हुए लोग, यानी छूटे यानी कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, जो दुर्बल वर्ग के लोग हैं, उनके लिए राज्य आर्थिक हितों का वृद्धि करेगा, यानी कि जो गरीब हैं उनके लिए भी आप राज्य जो है कानून बनाएगा और लागू कराएगा। ठीक है, तो 6 से 46, 6 से छूटे हुए लोग, इसे याद कर सकते हैं। अगला है 47। ये 47 में क्या कहा गया है? एक मिनट, ये आ गया 47 में कहा गया है कि राज्य जो है लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था आदि सुधारने को प्रयास करेगा। ये 47 बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल डीपीएसपी का। इसमें राज्य के प्राथमिक कर्तव्य दे रखे हैं। ये प्राथमिक कर्तव्य में क्या है? यानी कि लोगों का पोषाहार, जो लोगों के स्वास्थ्य, खाने पीने की व्यवस्था देखेगा, जीवन स्तर को उच्च जीवन स्तर प्रोवाइड कराएगा कि आप गरिमापूर्ण जीवन जिएँ, तथा लोक व्यवस्था यानी कि जो लोक व्यवस्था लोक स्वास्थ्य यानी कि जो आपको फ्री मेडिकल देता है राज्य सरकारी अस्पतालों में, वो इसी के तहत देता है। तो ये सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। और इस आर्टिकल के अंदर निहित है शराबबंदी, जो है शराबबंदी, ये भी इसी आर्टिकल के तहत। अब उच्च पोषाहार यानी क्या? अब खान पान अच्छा होगा, यानी शराबबंदी कम बंद करिएगी। तो बिहार में जो शराब बंद की गई है और भी राज्यों, गुजरात वगैरह में, तो इसी आर्टिकल थ्रू एक तरीके से कह सकते हैं इसी को लागू कराया गया है। इसकी ट्रिक है 7 से 47 और 7 से संपोषण, पोषण यानी कि पोषाहार के बारे में बात कर रहे हैं। पोषण और 7 से शराब भी एक तरह से याद कर सकते हैं, शराबबंदी बोली गई इसमें। ठीक है, तो ये रहा। तो अगला है आर्टिकल 48। इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 48 में बात की गई है राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा तथा गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू वाहक मवेशियों के वध को प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। यानी कि इसमें गाय के वध को भी, गाय और दुधारू पशु जो हैं उनके वध को प्रतिषेध बोला गया है, यानी कि इनका वध करना प्रतिषेध गलत माना गया है। और कृषि पशुपालन को बढ़ावा देने का, यानी आधुनिकीकरण को, वैज्ञानिक ढंग, साइंटिफिक तरीके से आप उनको बढ़ावा करें। ठीक है, तो 48 में क्या है? कृषि के बारे में बताया गया, कृषि पशुपालन इन सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो और गाय का वध को इसमें मना किया गया, तो ये 48 में। और 48A भी जोड़ा गया था अमेंडमेंट करके। तो इसमें क्या कहा गया था? इसमें राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन्य जीवों के संरक्षण को, एक तो 48 में कहा गया कृषि पशुपालन, जो घर में हम लोग पालते हैं पालतू जानवर, उनके बारे में बताया गया है। 48A में हमारे वन्य जीवों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सबका ही एक तरीके से दे लेके चला गया है। ये कब जोड़ा गया था? 42 कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 से भी सेम उसी टाइम जोड़ा गया जब आर्टिकल 39A जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976। तो इसमें पर्यावरण की बात करी गई है। ठीक है, वन्य जीवों की बात करी गई है 48A में। तो 48 में कृषि पशुपालन को बढ़ावा देने की बात करी गई है। 48A में पर्यावरण को संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, अब आर्टिकल कुछ बचे हैं, खत्म है बस। 49A में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 49 में, इसमें अब सबकी बात हो गई। अब बचा कौन? हमारे जो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तुएं, इनको संरक्षण देने की बात की गई। जैसे ताजमहल वगैरह है, इन सबको संरक्षण, और जितने पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह हैं ना, लाल किला, कुतुब मीनार, ये सब, इनको संरक्षण कौन देता है? सरकार देती है। तो किसके थ्रू? आर्टिकल 49 के थ्रू देती है। तो 48 में आपका देखा कृषि पशुपालन बोला गया, 48A में बोला गया वन्य जीव के बारे में बोला गया है ना, और पर्यावरण के बारे में बोला गया। अब 49 में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स स्मारक हैं, उनके बारे में बताया गया। तो आपसे लाइन से क्रम से याद करेंगे तो ये हमेशा याद रहेंगे। तो इस स्थानों के बारे में, उनको संरक्षण के बारे में बताया गया। ठीक है, आर्टिकल 50, इसमें क्या कहा गया है? इसमें जो है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करने का प्रयास किया गया, यानी कि इनकी शक्तियों का अलग अलग बंटवारा की बात की गई, दोनों को अलग अलग रखना है। तो कैसे रखेंगे? न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने की बात करी गई है, यानी कि 50-50 दोनों की शक्तियाँ 50-50। तो 50, आर्टिकल 50 से 50-50 याद रखिएगा। 50 नहीं, न्यायपालिका कार्यपालिका दोनों अलग अलग पृथक करा गया है। न्यायपालिका नहीं, जो न्यायपालिका जो न्यायपालिका जैसे अपना हाई कोर्ट वगैरह जो न्याय को देखता है ना, सही हो रहा गलत हो रहा। कार्यपालिका जो कार्य करवाता है, जो नियम बनाता है, सब होता है। जो नियम बना रहा है, जो नियम को क्या कहते हैं, चेक कर रहा है कि सही है गलत है, किसी को गलत तो नहीं है, तो वो सब न्यायपालिका, उन दोनों को पृथककरण किया गया। तो 50-50 यानी कि आर्टिकल 50।
अब लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 51। इसके अंदर क्या कहा गया है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग को शांति बनाए रखनी है। एक तरीके से ये अच्छी बात है कि हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनानी है। तो 51 से याद रखेंगे, 51 में से 1 रुपये हम लोग बढ़ा कर देते हैं, 50 में 1 जोड़ दिया 51 हो गया, 101 में 1 जोड़, 100 में 101, 1 जोड़ दिया 101 हो गया। एक चीज़ हम लोग हर उसमें देते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, शुभ चीज़ में देते हैं ना एक, तो उस तरह से एक इसमें 51 में 1 है, यानी कि ये भी अच्छी बात है, शांति की बात कर रहा है तो ये शुभ है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं 51 में हम लोग शांति की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति, कहीं भी लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपके DPSP सारे हो गए, हम लोग कंप्लीट हो गए, ट्रिक के माध्यम से भी देख लिया हम लोगों ने। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए और लाइक करिए और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ज़रूर बताइए कैसा लगा हमारा ट्रिक वगैरह जो है, ये सब खुद की बनाई हुई है, तो बताइए ज़रूर। ठीक है, थैंक यू।